ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउट्स बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 to 24 पार्ट 2 में क्या क्या डाउट्स है तुम्हारे? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में बोलो पहले, क्या डाउट है 1 to 10 में? सर सर 7। लेक्चर के अलावा ये और बता दीजिए आपने कौन सी शीट और कौन सी डीपीटी करा दी है। शीट में मैंने जस्ट तुम्हें बताया कि ये जो आईटीसी की शीट तुम्हें मिली होगी, इसमें पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 24। इसके अलावा अभी तक हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है द एटॉमिक वेट्स ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी 40U एंड 80U। यू देखो, ए एम यू को हम यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए एम यू को हम सिंपली यू भी बोल सकते हैं। तो दो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। दोनों का हमें एटॉमिक मास दे रखा है। ए का एटॉमिक मास है 40U, बी का एटॉमिक मास है 80U। ठीक है, उसने बोला इफ एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन्स वाई एटम्स, अगर एक्स ग्राम ऑफ ए में वाई एटम्स है, ओके, एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन्स वाई एटम्स, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी। ओके, ये क्वेश्चन है, वाई की टर्म्स में हमें बताना है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी। तो बेसिकली हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन चाहिए। एक्स और वाई में क्या चाहिए? एक रिलेशन चाहिए। अब ध्यान से देखना, देखो मैं ए के लिए ये बात बोल सकता हूं कि 40U ऑफ ए हैज 1 एटम। सही है, या फिर 40U क्यों बोल रहा हूं मैं, सीधा बोलता हूं, इसको ऐसे बोलते हैं 40, एक सेकेंड, इसको ऐसे बोल सकता हूँ 40 ग्राम ऑफ ए हैज एनी एटम्स। बोलो, सही है ये बोलना? यस सर। ओके, यस सर। 40 ग्राम ऑफ ए हैज एनी एटम्स, तो एक्स ग्राम ऑफ ए हैज हाउ मच एटम्स? Na अपॉन 40 इंटू एक्स, इंटू एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्स ग्राम ऑफ ए हैज वाई एटम्स, तो क्या इस टर्म को मैं वाई के इक्वल रख सकता हूँ? यस सर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से मेरे को एक्स और वाई में एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो अब देखो, इसको यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई की टर्म्स में क्या आ गई? वाई इंटू 40/n। ठीक है, अब दूसरा देखो, बी के लिए, बी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ 80 ग्राम ऑफ बी हैज एनी एटम्स। क्वेश्चन में पूछा कितने के लिए? 2x ग्राम ऑफ बी। 2x ग्राम ऑफ बी हैज कितने आएगा? Na/80 इंटू 2x। सही है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, जो यहाँ से हमने निकाली है वो क्या है? y इंटू 40/na। यहाँ से na से na कैंसिल, 42 × 80। ठीक है, 42 × 80, 2 से 2 कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया? ये y के इक्वल आ गया ना। तो आंसर क्या होगा? y। बोलो भी, समझ ओके में सर। क्लियर हो गया? सर जी सर। सर मतलब मैं ये पूछ रहा था इस क्वेश्चन को, जैसे कि मतलब सर दो मतलब ऐसे मतलब एलिमेंट्स को भी मान के कर सकते थे जिनका मतलब मास का रिलेशन मतलब डबल का हो मतलब। हाँ, कर सकते थे। और इसको तब भी ओरली, सही आता। इसको ओरली भी किया जा सकता क्वेश्चन को। ये तो मैंने चलो तुम्हें टेक्निकली पूरा मैथमेटिकली बता दिया, बट ओरली कैसे कर सकते थे? क्योंकि तुम्हें पता है कि इन दोनों में डबल मोलर मास का डिफरेंस है। ठीक है, डबल मोलर मास का डिफरेंस है। उसका एक्स ग्राम और इसका 2x ग्राम में सेम ही तो एटम्स होंगे भाई। अगर मोलर मास यस सर। डबल का डिफरेंस है तो उसके एक्स ग्राम और उसके 2x ग्राम में सेम ही तो एटम्स होंगे। तो ओरली भी कर सकते थे, और मैथमेटिकली तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, सर ये नोट करना है। ओके, कर लो। नोट हो जाए तो बता देना।
विच क्वेश्चन इज दिस? राज सारस्वत, आपकी फर्स्ट क्लास है राज? फर्स्ट क्लास है आज फिजिकल केमिस्ट्री की? यस सर। ओके, सर हो गया नोट। तो मैं वही बता रहा था एक्चुअली। हम मैंने इनको होमवर्क दिया था कुछ, तो वो शीट डिस्कस कर रहे हैं हम। तो तुम्हारी फर्स्ट क्लास है तो पहले तो तुम्हें रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी। आईटीसी चैप्टर चल रहा है विच इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इसकी 4 रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं, लेक्चर 1 टू लेक्चर 4। तो वो तुम्हें मिल जाएगी, मैं एक बार लिंक फिर से भेज दूंगा ग्रुप में, यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है वो। ठीक है, लेक्चर 1 टू लेक्चर 4 वो पहले देखोगे, फिर आज का लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। आज थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बट एक बार ये लेक्चर्स देख लेंगे तो सब चीजें फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, और फिर ये जो होमवर्क है आईटीसी की शीट में वो भी तुम कर पाओगे सारे से। ठीक है, तो ये ओके सर। चीज ये मैं पहले भी सर समझा रहा आप था बच्चों। सर आप लिंक भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके, अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। 1 to 10 में और कोई डाउट है? 10 to 20 में? सर 1 to 10 में सर 10th वाला। 10th वाले में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास, इनमें से मैक्सिमम मास किसका है? ओके, कोई बात नहीं, सिंपल है, ओरली हो जाएगा। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का क्या मतलब हुआ? 1 मोल ऑफ कार्बन, एंड 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना वेट होता है? 12 ग्राम। बी ऑप्शन में बोला हाफ मोल ऑफ CH4। तो हाफ मोल ऑफ CH4 का वेट कितना होगा? हाफ इंटू इसका मोलर मास कितना होता है? 16, तो मतलब 8 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन सी में पूछा है 10 ml ऑफ वाटर। 10 ml ऑफ वाटर का वेट तो भी काफी कम होगा ना, क्योंकि कैसे निकालोगे 10 ml ऑफ वाटर का वेट? तुम्हें पता है 22.4 लीटर, और ml में बोलोगे तो क्या आ जाएगा? 22400 ml। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कैसे करेंगे? 10 ml ऑफ वाटर को, देखो वाटर की डेंसिटी अगर गिवन ना हो तो हम वाटर की डेंसिटी 1 मानते हैं, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, वाटर की डेंसिटी हम क्या मानते हैं? 1 ग्राम पर ml अगर गिवन ना हो। तो 10 ml ऑफ वाटर मीन्स मैं बोल सकता हूँ 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका वेट कितना होगा? 10 ग्राम। सर हम्म, सर हाँ बोलो। सर मैं ऋषिराज सर, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, तो सर थोड़ा हिंदी में पढ़ा दी सर। ओके, हिंदी में मतलब जैसे डेंसिटी का मतलब भी नहीं पता होगा इस तरह से? नो सर। ये डेंसिटी का मीनिंग तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता है हिंदी में, इतनी अच्छी हिंदी तो मेरी भी नहीं है। सर घनत्व। घनत्व, ओके। तो ये घनत्व है बेसिकली, घनत्व जो भी तुम डेंसिटी बोलते हो, मतलब कितना मास पर वॉल्यूम होता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ घनत्व या डेंसिटी, तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है, देखो यार ये छोटी मोटी बेसिक टर्म्स ना, तुम वैसे तो मैं लेक्चर पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा, बट मेरे को इन टर्म्स का नहीं इतना आइडिया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में कभी पढ़ा नहीं हूँ। तो डेंसिटी का मीनिंग तो तुम एक काम कर लेना, जितने भी हिंदी बोर्ड वाले हैं वो इन छोटी छोटी टर्म्स का मतलब इंग्लिश में देख लो ना क्या है, क्योंकि भाई मैं हिंदी बोर्ड वालों को पहले बता दूं कि तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। कल को तुम जब बीटेक करने जाओगे या कोई डिग्री करने जाओगे, तो वहां पे सब चीजें इंग्लिश में होगी, वहां पे हिंदी में होती नहीं है। तो वो ये छोटी मोटी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए समझ कि में तो नहीं आ रहा है सर। हाँ क्या क्या। समझ में तो नहीं आ रहा है इंग्लिश में समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि सर मैं शुरू से ही हिंदी से पढ़ा हूँ। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे चल के जब तुम कॉलेज में जाओगे तो वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऐसे बच्चों को। तो तुम ये छोटी मोटी टर्म्स जो होती है कि घनत्व को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या तो बोलते हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये क्लियर कर लेना तुम। और मेरे को तो नहीं पता, अगर किसी और बच्चे को पता होगा तो वो बताता जाएगा तुम्हें, जैसे डेंसिटी घनत्व तुम्हें पता चल गया, तो अब तुम्हें डेंसिटी, जहां भी डेंसिटी वर्ड सुनने में आए तो समझ जाना घनत्व की बात हो रही है। ठीक है, हाँ सर। ओके। सो यहाँ पे अगर देखो, हाँ डेंसिटी
वाटर की 1 मान लेते हैं तो यहाँ पे मास ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 10 ग्राम ऑफ वाटर ही हो जाएगा। ठीक है, अब डी ऑप्शन जो इसमें है, डी ऑप्शन में क्या बोला है, 3.11 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। Sir, excuse me, हाँ sir. हाँ बोलो। Sir, क्वेश्चन में 10 ml गिवन है, तो हम 10 ml को 10 ग्राम्स लिख सकते हैं? तो डेंसिटी 1 मैं बोल रहा हूँ ना, वाटर की डेंसिटी हम 1 मान लेते हैं अगर गिवन ना हो तो। तो वो लीटर्स में होता है ना? ओहो, लीटर्स 10 ml, यार क्या हो गया तुम्हें, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है ना वाटर की। 1 ग्राम पर ml का क्या मतलब होगा, 1 ml। 1% किलोग्राम पर लीटर होती है, किलोग्राम में। हाँ तो यहाँ पे मैं ग्राम में बात कर रहा हूँ, तो ग्राम में 1 ml का वेट 1 ग्राम होता है, तो 10 ml का वेट कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा सिंपली। ठीक है, यस सर, वो कंफ्यूजन है। हाँ सर हाँ बोलो। सर इसका मास मतलब सर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो जो सर आपने मतलब फॉर्मूला बताया था, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, उसको सर मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास के इक्वल ये रख के। गैस नहीं है ना, इट इज नॉट अ गैस। ओ ओके सर। मैं भी पहले यही गलती करने वाला था पर फिर मैंने ध्यान दिया। ठीक है, इट इज नॉट अ ओके गैस सर। ना। या तो तो उसे सर मैं, जो भी मतलब गैसेस नहीं होती सर, उन्हें ये डेंसिटी वाले फॉर्मूले से ही करना होता है। ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेंसिटी से करना पड़ेगा। ओके सर। लिक्विड और सॉलिड के लिए हम वो वाला गैस वाली चीज अप्लाई नहीं कर सकते, उसको हम डेंसिटी की हेल्प से ही करेंगे। हाँ और बोलो क्या बोल रहे थे। सर जब मेरे को कोई शीट मिल जाएगी तब मैं दोबारा करूंगा, तो सर कोई क्वेरी हो आप दोबारा बता दोगे? हाँ कोई बात नहीं, बता देंगे, एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, नए जितने भी बच्चे हैं वो जब अपनी शीट कर लेंगे तो मैं उनके लिए अलग से डिस्कशन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो इसमें डी पार्ट जो बचा है, दिस मच एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मास कैसे निकालेंगे, तुम्हें पता ही है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैज कितने एटम्स, ओ सॉरी हैज कितना मास, 16 ग्राम होता है मास इसका। 16। तो इतने का कितना होगा, उसका हाफ है जस्ट, तो कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट मास देख लो किसका आ रहा है, इसी का आ रहा है। ठीक है, इसी का आ रहा है सबसे हाईएस्ट मास, 12 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, और इसका भी कितना आ गया, 8 ग्राम। तो सबसे हाईएस्ट मास किसका आ रहा है, इसी का आ रहा है। तो दिस विल बी योर आंसर। हाँ भाई, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वन। सर एक बार और बता दीजिए। कौन सा ऑप्शन समझ नहीं आया इसमें, कौन सा ऑप्शन समझ नहीं आया, जिसने भी बोला एक बार फिर से बता दो। अभी गायब कहाँ हो जाते हो पूछ के, जिसने भी डाउट पूछा है वो बताओ भी, किस ऑप्शन में क्या चीज समझ नहीं आई। सर एक डेंसिटी वाला भी नहीं आया सर, ये डेंसिटी डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड पहली बार सुना है। पहली बार तो नहीं सुना। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ओके, वाटर की डेंसिटी जो हम जनरली कंसिडर करते हैं वो कितनी करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, पर कभी भी गिवन ना हो तो हम मानते हैं 1 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी कितनी होगी, तो डेंसिटी की जगह पे 1 पुट कर सकता हूँ, डेंसिटी वाटर की 1। वॉल्यूम मेरे को पता है कितना है, 10 ml। मास मेरे को पता करना है, तो मास कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1, ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। मास कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। अब समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया ना, ओके वेरी गुड। और किसी को डाउट इस क्वेश्चन में। ओके ठीक है, अब बोलो 11 to 20 में क्या डाउट है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है, इट इज नोन दैट एन एटम,
it is known that an atom contains protons, neutrons and electrons. If the mass of neutron is assumed to half of its original value, whereas that of proton is assumed to be twice of its original value, then the atomic mass of 1466 will be, क्या होगा? देखो उसने क्या बोला, अगर मैं 6, ये वाला जो आइसोटॉप है कार्बन का, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है? मास नंबर, तुम्हें पता ही है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसने क्या बोला कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो एज्यूम कर लो कि जितना होता है उससे आधा है, वो आधा एज्यूम कर लो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है। वेयर एज जो प्रोटॉन का मास है उसको ट्वाइस कर दो, प्रोटॉन के मास को ट्वाइस कर दो, न्यूट्रॉन के मास को हाफ कर दो। समझो बात को? तो अब यहाँ पे देखो, इसका जो बेसिकली जो, अगर मैं इसका एटॉमिक मास पूछता हूँ तुमसे, एटॉमिक मास ऑफ 14 कार्बन 6, वो कितना होगा? 14 AMU, इतना होता है एटॉमिक मास। बट अब अगर मैं अब न्यू एटॉमिक मास निकालूं, तो न्यू एटॉमिक मास देखो, 8 न्यूट्रॉन्स का एटॉमिक मास कितना? 8 AMU, 6 प्रोटॉन्स का मास कितना? 6 AMU। उसने क्या बोला है? न्यूट्रॉन का मास क्या कर दो? न्यूट्रॉन के मास को हाफ कर दो। तो न्यूट्रॉन का मास हाफ कर देंगे तो हाफ AMU हो जाएगा, तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन से जो मास आ रहा है वो कितना आएगा भाई? 4 AMU। 4 AMU। इसका डबल करना पड़ेगा, इसका डबल करने के लिए बोला है, तो इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 AMU। तो इसका मास, न्यू जो एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा? 16 AMU। न्यू एटॉमिक मास जो कितना आएगा? 16 AMU। तो पहले एटॉमिक मास कितना था? 14, अब कितना हो गया? 16। उसने पूछा है क्वेश्चन में देन द, हाँ कितना परसेंट, ऑप्शन वाइज देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट लेस से ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा है, तो परसेंटेज वाइज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज आया है वो कैसे निकालेंगे? जितना भी चेंज आया है इन दोनों में, चेंज कितना आया है? 16 माइनस 14, 2 का चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू 14 इंटू 100, तो क्या आएगा? 2/14 इंटू 100, इसकी परसेंटेज निकाल लो, तो इतना परसेंट बढ़ गया, इतना परसेंट एटॉमिक मास क्या हो गया? बढ़ गया। समझ के भाई? यस सर। ठीक है, यस सर। और बोलो। सर 12th बता दीजिए। 12th बता देते हैं, ओके। 12th में बोला है 1 मोल ऑफ एलिमेंट X हैज मास 3/10 टाइम्स द 1 मोल ऑफ एलिमेंट Y। ठीक है, तो एक एलिमेंट कुछ X है जिसका 1 मोल जो है वो 3/10 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट Y है। अब पूछा है 1 एवरेज एटम ऑफ एलिमेंट X हैज मास 2 times the mass of 1 atom of 12C. What is the atomic weight of Y? Atomic weight पूछा है Y का। ओके, यहाँ पे हमें हिंट के लिए क्या दिया? 1 एवरेज एटम ऑफ एलिमेंट X, एलिमेंट X के जो एक एटम का मास है वो दुगना है एक एटम का मास जितना है कार्बन 12 का। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है? कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 AMU होता है। तो फिर जो X के एक एटम का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ, ऐसे मास ऑफ 1 एटम ऑफ X वो कितना हो जाएगा? 24 AMU। ये पता चल गया, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं 1 मोल ऑफ X, 1 मोल ऑफ X का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? 1 मोल ऑफ X हैज 3/10 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ X हैज 3/10 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट Y। यहाँ पे इंटू लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ Y। तो अब तुम्हें ये तो पता चल गया, तो यहां से ये नहीं निकाल सकते? बोलो, निकल जाएगा ना? 80। ठीक है, 80 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन 20 तक? 16 16 तो ओरली हो जाएगा। देखो पूछा है, इन केमिकल सेल द रिलेटिव मास ऑफ आइसोटॉपिक मिक्सचर ऑफ X20 X20 X21। 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों का अलग अलग एटॉमिक मास दे रखा है। अप्रोक्सीमेटली बोला है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसमें तुम्हें बोला है X20 की जो परसेंटेज अबंडेंस है दैट इज 99%। X20 की जो परसेंटेज अबंडेंस है दैट इज 99%। तो भाई अगर 99% उसकी अबंडेंस है तो आंसर 20 के बहुत ज्यादा पास होगा, अप्रोक्सीमेटली 20 ही होगा। ये चीज बताई थी मैंने क्लास में कि अगर मोर देन 95% होता है तो ऑब्वियसली एवरेज एटॉमिक मास उसी आइसोटॉप के इक्वल आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो तुम देख सकते हो जो 20.0002 है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 ही तो है, तो वही तो आंसर होगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को। समझे बात को? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हो जाएगा। क्लियर हुआ? 95% ऑफ मास निकलेगा जो मास दिया हुआ है। क्या हुआ? तो इस 90 क्वेश्चन में फिर 90 उसने बोला है ना X20 हैज 99% अबंडेंस, गिवन है ना ये। ओके सर, सर ओके। तो अगर इसकी 99% अबंडेंस है तो भी एवरेज एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 20 ही तो होगा। 20 आएगा। हाँ, तो ए में देखो अप्रोक्सीमेटली 20 ही तो होगा, 20.002। 21 कैसे हो सकता है, 22 कैसे हो सकता है, 20 भी नहीं हो सकता एग्जैक्टली, तो 20.0000 कुछ होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर से बोलना, सुनाई नहीं दे रहा। 15? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 कोई सॉल्व भी किया है या नहीं? सब तो पूछ लिए तुमने। क्वेश्चन नंबर 15 में है द आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ C12 C14 इज 98% एंड 2%। दोनों की आइसोटॉपिक अबंडेंस दे रखी है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ C14 आइसोटॉप इन 12 ग्राम कार्बन सैंपल? ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एक 12 ग्राम का कार्बन सैंपल है, 12 ग्राम कार्बन सैंपल है जिसमें दोनों टाइप के कार्बन हो सकते हैं। इसमें C12 वाला भी हो सकता है, C14 वाला भी हो सकता है। हमें बताना है कि उसमें व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ C14 आइसोटॉप्स कितने होंगे। उसमें C14 आइसोटॉप्स बताने हैं कितने हैं। ओके, ये क्वेश्चन है। अब देखो दोनों की परसेंटेज तो हमें दे ही रखी है, दोनों की परसेंटेज तो हमें दे ही रखी है कि एक की 98% अबंडेंस है, 82% अबंडेंस है ना, ये तो चीज दे ही रखी है। अब मेरे को बताओ 12 ग्राम का क्या निकाल लो, 2% निकाल लो। 2% ऑफ 12 ग्राम निकाल सकते हो? कैसे आएगा? 2/100 इंटू 12 कितना आ गया है? 24/100 दैट इज 0.24। तो 12 ग्राम कार्बन में 0.24 कार्बन क्या है? 12 ग्राम कार्बन में 0.24 कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? C14 फॉर्म में प्रेजेंट है। और बाकी जो बचा रेस्ट विच इज 12 माइनस 0.24 जो कि आएगा 11 पॉइंट कितना 76। तो 11.76 आएगा C12 के साथ। तो हमें C14 का मास पता चल गया। अगर तुम्हें C14 का मास पता चल गया तो क्या तुम टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाल सकते? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 14 ग्राम ऑफ C14 हैज हाउ मच यानी एटम्स या आइसोटॉप्स जो भी बोल लो। तो कितने में निकालना है? 0.24 में। क्या करोगे? Na/14 इंटू 0.24 आंसर आ जाएगा। समझ गए? सर आप इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 की फोटो भेज देना। इसकी पार्ट 1 पार्ट 2 की फोटो भेज दूं? यस सर, शीट की।
शीट की फोटो क्यों भेजनी है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा शीट की पूरी। यस सर, पीडीएफ भेज देना। हाँ भेज दूँ। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। जिसने भी पूछा होता है हाँ ना बोल दिया करो भी कुछ। यस और कोई डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 24 तक कोई डाउट और? ओवर। खत्म है भाई, चलो। तो यहाँ पे डिस्कशन वाला पार्ट होता है ओवर। अब हम करेंगे एक्चुअल में लेक्चर की शुरुआत। ठीक है, तो कहाँ तक हम हो गया था, हमारा लेक्चर कहाँ पे था? प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ओके ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस की बात कर रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, जो कि तुमने 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है, बट हम फिर से पढ़ रहे हैं। दो ही हुई थी अभी तक, कौन कौन सी हुई थी? वेरी लो एनर्जी और एक तो finite एक्सपेंडेबिलिटी एंड हाई। ठीक है, गैसेस आर वेरी लो डेंसिटी ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये भी हो गया था ना। यस सर। ठीक है, थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड है गैसेस, जो कि तुम्हें पता ही है, डू नॉट हैव, इसको क्या लिखाना है ये तो तुम्हें पता ही है, बच्चों वाली चीज है, कुछ और लिखाते हैं। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। देखो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किस तरीके से, देखो मान लो किसी गैस को मैंने किसी कंटेनर में डाल दिया। एक कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं। तो ऐसे जब इधर उधर भाग रहे हैं तो वॉल को हिट करेंगे ना, इस कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे, आपस में भी एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, बट इस कंटेनर के साथ, इस कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलिजन होगा हर तरफ में, ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन ये कोलिजन करेगा। ठीक है, हर डायरेक्शन में ये कोलिजन करेगा, मतलब इसको हिट करेगा, इस वॉल को हिट करेगा। ठीक है, स्ट्राइक करेगा इस वॉल पे। जब इस वॉल पे स्ट्राइक करेगा तो किसी पर्टिकुलर फोर्स से हिट करेगा, किसी पर्टिकुलर फोर्स से हिट करेगा। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस। ठीक है, ये जो किसी फोर्स, पर्टिकुलर फोर्स से हिट करेगा, ये जो मॉलिक्यूल है किसी पर्टिकुलर फोर्स से यहाँ पे हिट करेगा पर यूनिट एरिया, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया वो क्या होता है, प्रेशर। तो वो क्या हो जाता है, प्रेशर ऑफ गैस। तो गैसेस इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, वो रैंडमली ऐसे मोशन कर रही होती हैं, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं, ऐसे वो वॉल को हिट करती हैं, जिस फोर्स पर यूनिट एरिया से हिट करेंगी दैट इज प्रेशर। तो ये तुमने बचपन में पढ़ा ही होगा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, इस प्रेशर के बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में कराऊंगा। ठीक है, तो फिर उसको और डिटेल में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है gases possess high diffusibility, high diffusibility। देखो गैसेस ना बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। डिफ्यूज होने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपना इतना बड़ा रूम होता है मान लो हमारा, तो इसके एक पार्ट में अगर तुम परफ्यूम ऐसे स्प्रे करते हो, परफ्यूम ऐसे स्प्रे करते हो, तो वहां से मान लो ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स निकले, उस परफ्यूम से गैस के मॉलिक्यूल्स निकले मान लो, तो वो इमिडिएटली उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस पूरे रूम पे स्प्रेड हो जाती है। मतलब इमिडिएटली वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पूरे रूम में एकदम से फैल जाते हैं जाके। मतलब एकदम से फैलना, डिफ्यूजिबिलिटी मतलब किसी भी जगह पे एकदम से फैल जाना। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई डिफ्यूजिबिलिटी। तो गैसेस की डिफ्यूजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसको ले जाके मान लो किसी गैस को ले जाके, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मान लो एक छोटा सा कंटेनर है, उसमें मैंने ढेर सारी गैस रखी हुई है, बहुत ढेर सारी गैस।
जैसे तुम इमेजिन कर लो, सिलेंडर है मान लो तुम्हारा कोई घर पे, सिलेंडर पे बहुत सारी गैस है, ठीक है, काफी ज्यादा गैस है। मान लो इस गैस को ले जाके मैं किसी बहुत बड़े से कंटेनर में, बहुत बड़ा कंटेनर है मान लो ये मान लो 1 लीटर का कंटेनर, ये 50 लीटर का कंटेनर है, 1 लीटर का कंटेनर, ये 50। इसी गैस को ले जाके जब 50 लीटर के कंटेनर में डाल दूंगा तो एकदम से पूरे 50 लीटर को कवर कर लेगी ये गैस, क्योंकि इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक होती हैं कि एकदम से इसको जहां भी रख दो, जहां भी जिस भी स्पेस में रख दो, ये उस स्पेस को एंटायरली ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरी तरह से स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये मॉलिक्यूल्स पूरे इस वॉल्यूम में फैल जाएंगे, जाके एकदम से डिफ्यूज हो जाएंगे, एकदम से पूरे वॉल्यूम में डिफ्यूज है। अगर यहां से निकाल के मैं इससे भी बड़े कंटेनर में डाल दूं, इसको यहां से ले जाके अगर इससे भी बड़े कंटेनर में डाल दूं, तो फिर वहां भी जाके गैसें डिफ्यूज हो जाएंगी, हर एक कॉर्नर पे जाके फैल जाएंगी गैसेस जाके। Got it? सर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर भी डिफ्यूज होते हैं? सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हो? यस सर। देखो सॉलिड तो ना के बराबर डिफ्यूज होंगे, सॉलिड को अगर ले जाके कहीं भी रखोगे, सॉलिड कहाँ डिफ्यूज होता है, ठीक है, सॉलिड तो ना के बराबर डिफ्यूजिबिलिटी, हाँ लिक्विड की होती है, बट लिक्विड की गैसेस से बहुत कम होती है, लिक्विड की डिफ्यूजिबिलिटी गैसेस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो इन तीनों, अगर तुमने 9th क्लास में 9th क्लास में ये पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो तीनों में अगर डिफ्यूजिबिलिटी का कंपैरिजन देखोगे तो गैसेस की सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड की ना के बराबर होती है, ठीक है। सर हाँ सर ये डिफ्यूजिबिलिटी का मीडियम एयर होना चाहिए? डिफ्यूजिबिलिटी का मीडियम एयर होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एयर इटसेल्फ एक गैस ही तो है, एयर खुद एक गैस है, ठीक है। सर हम्म सर गैस एक पर्टिकुलर एरिया तक ही तो डिफ्यूज होगी। कितने पर्टिकुलर एरिया में, कोई एरिया है? सर ये थोड़ी ना कि अगर गैस लीव फटता है तो पूरे स्टेट में थोड़ी ना फैलेगी वो गैस, ओके अच्छा, पार्टिकल्स। तो मतलब इमेजिन करो चलो, तुम अपने घर की छत पे जाके कोई गैस निकालते हो, मान लो कोई गैस सिलेंडर में से गैस निकालते हो कोई, ठीक है, तो वो गैस कहाँ जाएगी? वो गैस तुम्हारे वो उसी मान लो घर के आसपास ही रहेगी वो गैस, कहाँ जाएगी? सर मतलब घर के आसपास रहेगी वो गैस? वाह। नहीं सर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाएगी, पूरे एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाएगी ना, तो कहाँ रोका तुमने उस गैस मॉलिक्यूल को, कहाँ रुकेगा वो जाके, तुम्हें पता है कि कहाँ रुक जाएगा वो? नहीं सर। कैन यू मेजर दैट कि कहाँ रुक जाएगा, किस बाउंड्री होगी उसकी कोई? तो जब हम मेजर ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है उसकी कौन सी बाउंड्री है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो इनफाइनाइटली कहीं भी जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये चीज है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट है, सब तो हो गए वैसे, शेप वाला लिखाने की जरूरत नहीं है। ओके ये भी लिख लो, गैसियस मॉलिक्यूल्स move very rapidly in all directions, in a random manner, ठीक है। तो क्या होता है गैसेस में, क्या होता है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इधर उधर मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कहीं भी ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, रैंडम मैनर में, ठीक है। और इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी की वजह से ये इधर उधर घूमते रहते हैं और आपस में कोलिजन करते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ कोलिजन करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट तो बहुत सारे बनते हैं, मैं ज्यादा लिखाना नहीं चाहता, बिकॉज ये गैसियस स्टेट वाला चैप्टर आएगा, उसमें ये सब चीजें हम दोबारा फिर से करेंगे, ठीक है। तो
ये चीज मैं इतने ही पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, वैसे इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, पर मैं इतना ही पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ, अभी के लिए हमें इतने भी रिक्वायर्ड नहीं थे, तो जब गैसीय स्टेट वाला चैप्टर आएगा तब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हमारे लिए इतना बहुत है, ठीक है। ओके चलो भाई, किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या? इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन कांस्टेंट इन ऑल द मीडियम? नो भाई, चेंज करेगा मीडियम के हिसाब से, अगर गैस को पानी में डालोगे तो ऑब्वियसली उसकी डिफ्यूजिबिलिटी में चेंज आएगा, किसी और मीडियम में डालोगे तो चेंज आएगा, तो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ठीक है। आप डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में मत रिसर्च करने बैठ जाओ, डिफ्यूजिबिलिटी हमारे कुछ हमारा लेना देना नहीं है उस टॉपिक के साथ, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे भागते हैं, दैट इज, हाँ बोलो। सर जैसे सर आपने बताया सर गैसियस मॉलिक्यूल में सर मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है, तो सर मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है कभी मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि मतलब ये जीरो हो जाए या फिर मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल? पॉसिबल, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पॉसिबल है, 0 केल्विन पे, विच इज अ तो सर हाइपोथेटिकल, इसका मतलब इफेक्ट इफेक्ट क्या पड़ता है सर? इट इज अ हाइपोथेटिकल, टेम्परेचर अचीव ही नहीं हुआ तो इफेक्ट कैसे देखेंगे, क्या पड़ेगा। ओके सर। इट इज एन अजम्पशन, हाइपोथेसिस है कि 0 केल्विन पे मोशन सब स्टॉप हो जाएंगे, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा, पर इतना टेम्परेचर अचीव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। ओके चलो, ओके सर। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन जो हमारे काम का है, ये तो ऐसे फालतू की चीजें थी, ठीक है। अब मेन चीज आएगी जो इस चैप्टर के लिए काम का होगा, ये उस चैप्टर में आएगा तो तब देखेंगे जाके। मेजरेबल, सबसे पहली इसमें प्रॉपर्टी है, मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम प्रॉपर्टी गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से मेजर, मतलब उसका वॉल्यूम कितना है, कितना प्रेशर है, कितना मास है उसका, ठीक, कितना टेम्परेचर है, तो ये सब क्या है, इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इस तरीके से लिख सकते हो, द कैरेक्टरिस्टिक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ gases are described fully in terms of 4 measurable properties। तुम्हारे पास 4 मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी हेल्प से हम गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि गैस किस टाइप का बिहेवियर है, गैस का कितना वॉल्यूम है, कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जो ये सब चीजें। तो इसमें सबसे पहली जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है दैट इज हम करते हैं वॉल्यूम, सबसे पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। अब भी देखो वॉल्यूम क्या चीज है, वॉल्यूम देखते हैं, गैस का वॉल्यूम है क्या। तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, गैस को, किसी भी पर्टिकुलर गैस को जिस भी कंटेनर में रखोगे वो पूरे कंटेनर में फैल जाती है, ये अभी हमने देखा कि जिस भी कंटेनर में गैस को रखो वो गैस उसी कंटेनर में जाके फैल जाती है पूरी तरह से, पूरा जितना वॉल्यूम है वो सारा ऑक्यूपाई कर लेती है। तो गैस का वॉल्यूम कुछ नहीं होता, गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर का वॉल्यूम होता है जिस कंटेनर में गैस को रखा गया है। सिंपल सा समझो, गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर का वॉल्यूम होता है जिस कंटेनर में उस गैस को रखा गया है। यहाँ पे लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ गैस इज defined as the volume of container in which the gas is kept। जिस कंटेनर में गैस को रखेंगे गैस का वॉल्यूम वही होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम। ये दिमाग में चीज को अच्छे से रख लो, क्योंकि जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखते हैं गैस क्या करती है, एंटायरली उस कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है, जिस वजह से जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम। समझ आ गई, ठीक है। अब देखो, अब इस वॉल्यूम पे प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं तभी बताऊंगा जब मैं प्रेशर और टेम्परेचर पढ़ाऊंगा। तो जब प्रेशर टेम्परेचर पढ़ लेंगे तब इसका इफेक्ट देखेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, और फिर हम
वो भी चीज देखेंगे कि 22.4 लीटर क्यों होता है एसटीपी पे, ऐसा क्यों होता है, वो भी चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको जस्ट यहाँ पे रहने देते हैं, अभी इसके यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट के बारे में, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो भाई क्या यूनिट होते हैं बताओगे, ऐसे यूनिट क्या होते हैं वॉल्यूम के? लीटर लीटर सर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट होते हैं सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। बट अब इसमें एक चीज बहुत अच्छे से तुम्हें याद होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 एम। इस चीज को अच्छे से याद कर लो, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। मीटर लीटर को अगर कन्वर्ट करना है, मीटर सेंटीमीटर क्यूब इन सब में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज तुम्हें बहुत, सिर्फ एक सिंगल ये वाली चीज याद रख लो, बाकी सब चीजें इसी से डिराइव हो जाएंगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 एम। तो अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 एम, तो ये बोल सकता हूँ मैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 एम। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, बोल सकता हूँ। तो यहाँ से लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में एक रिलेशन आ गया, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर मैं इसको मीटर में चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा? देखो 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा? 1/100 मीटर के। सही है, मैं क्या करता हूँ, इस सेंटीमीटर की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³। इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मैं क्या, सेंटीमीटर की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, 1/100 मीटर रख सकता हूँ। सेंटीमीटर की जगह पे 1/, और इसका क्यूब भी करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब हो रखा है सेंटीमीटर का। मैंने सिंपली क्या किया, सेंटीमीटर की जगह पे 1/100 मीटर रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, यहाँ तक लिख लो पहले, यहाँ तक राइट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ इसको। लिख लोगे तो हैंड रेस करके बताना। लिख लो, मैं एक सेकंड तुम्हारी अटेंडेंस भी भेज दूँ। हो गया, हो गया सबका? यस सर। इसको तो मिटा ही देता हूँ, तो मिटा ही सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/10⁻6, 10/6 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये आ गया लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन, लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन। ठीक है, ऐसे किसी में भी तुम कर सकते हो आइडेंटिफाई, जिसमें भी करना हो। ठीक है, सर ये 6 कैसे आया 10⁻6? अच्छा ये कैसे है, ये 100 है ना, 100 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, 100 का क्यूब करोगे तो 10⁻6 ही होगा ना। 100 इंटू 100 इंटू 100 10⁻6 हो गया, तो इसका मीटर का भी क्यूब हो गया, मीटर का भी क्यूब हो गया। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके, तो ये हो गया यूनिट की बातचीत।
चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी। ये पूरा लिख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे नया करते हैं। ये हो गया पूरा यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है मास। अब मास तो वैसे पता ही है, जो गैस का मास सर होगा। और वन हाँ, मीटर सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, सिंपली भी तो लिख सकते हैं सर। लिख लो, मैंने मना किया है। लिख लो, ऐसे तो पता नहीं हजारों तरीके से लिख सकते हो। लिख लो जैसे मर्जी, उसमें क्या है। ठीक है, ओके सर। मैंने एक रिलेशन बता दिया, अब उसमें तुम जो मर्जी करते जाओ। ठीक है, मैंने तो सिर्फ ये बोला है कि सिर्फ इतना याद कर लो, और तो कुछ करना ही नहीं तुम्हें। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक से 1 mm, इतना याद कर लो, यहाँ से तुम सब कुछ चीजें अपने आप डिराइव कर लोगे। ओके, सो नेक्स्ट मास। तो मास बेसिकली क्या है? जो गैस मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, कंटेनर के अंदर, उनका मास। गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उनका मास। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली देखो, द मास ऑफ अ गैस, the mass of a gas is determined by weighing the container, in which the gas is enclosed, and again weighing the container after removing the gas, तो बेसिकली क्या करो, अगर तुम्हें मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर, जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसका मास निकालना है, तो क्या करो, पहले पूरे कंटेनर का वेट कर लो। जब गैस उसके अंदर प्रेजेंट है तो पूरे कंटेनर का वेट निकाल लो। फिर गैस को बाहर निकालने के बाद, गैस को रिमूव करने के बाद उस कंटेनर का वेट निकाल लो। जो उन दोनों में डिफरेंस आएगा वही बेसिकली उन गैस मॉलिक्यूल्स का मास होगा, वही उन गैस मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? एक्चुअल मास होगा। तो बस वहां से आ जाएगा। तो सो द डिफरेंस between the two weights gives the mass of the gas, जो उन दोनों कंटेनर में जो बेसिकली डिफरेंस होगा, एक खाली कंटेनर, एक जिसमें गैस है, तो ऑब्वियसली वहां से डिफरेंस निकालेंगे तो हमें किसका मास पता चल जाएगा? जो एक्चुअल में गैस मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल मास है। तो वहां से हमें मास के बारे में पता चल जाएगा। तो मास बेसिकली क्या है? जो गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मास है, दैट इज उसी मास की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही थी। थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज प्रेशर। प्रेशर जैसे कि मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, प्रेशर क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस is the force exerted by the gas per unit area of the walls of the container in all directions। तो ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ। मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, ऑब्वियसली वॉल को हिट करेंगे, एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ वॉल को हिट करेंगे मॉलिक्यूल्स। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब हर एक डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में जो ये मॉलिक्यूल्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उस कंटेनर की वॉल पे, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स इन ऑल द डायरेक्शन, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये मैं पहले भी तुम्हें बता ही चुका हूँ। मेनली हमें बात करनी है इनके यूनिट्स के बारे में, यूनिट के बारे में अच्छे से बात करनी है।
तो तुम्हें बेसिक सा फॉर्मूला तो पता ही है फोर्स का, विच इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया तो चलो तुम्हें पता ही है। तो अगर तुम्हें ये पता है तो प्रेशर के तुम्हें एसआई यूनिट भी पता होंगे। यहाँ पे लिख लो यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट क्या होंगे भाई? सर पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, फोर्स के एसआई यूनिट होते हैं। पास्कल। हाँ, फोर्स के ऐसे यूनिट होते हैं न्यूटन, एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल भी बोल देते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल भी बोल देते हैं। सर ठीक। किलोग्राम पर मीटर किलोग्राम क्या? सर ऐसा यूनिट न्यूटन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं ऐसे यूनिट। ओके। फोर्स के ऐसे यूनिट न्यूटन होते हैं और एरिया के ऐसे यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोल देते हैं? पास्कल। सीजीएस यूनिट अगर तुम देखो तो फोर्स के सीजीएस यूनिट होते हैं डाइन। 9 पर Time. सेंटीमीटर। 9 Dyne- सेंटीमीटर। वेरी गुड, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन पता है इन दोनों में क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है? सर Sir, 1 10 to the power न्यूटन इज 7. इक्वल टू 10 10 to टू the द पावर 5 टाइम। ओके, तो 1 न्यूटन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से देख लो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, न्यूटन की जगह पे क्या रखेंगे? 10⁵ डाइन। मीटर स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गए वो यूनिट जो ज्यादातर फिजिक्स में यूज होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत कम यूज होते हैं बट कम होते हैं। केमिस्ट्री में जो ज्यादा यूनिट्स यूज होते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा यूनिट यूज होता है दैट इज एटीएम, 1 एटीएम। 1 एटमोस्फेयर भी बोल देते हैं इसको, 1 एटीएम। ठीक है, इसका बेसिक सा मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ। वैसे तो इस यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में डिटेल में बात तो हम करेंगे गैसीय स्टेट वाले चैप्टर में, जिसमें 1 एटीएम की डेफिनेशन, फिर 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो सब देखेंगे। 1 एटीएम का सिंपल सा मतलब समझ लो, ये जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस जो प्रेशर लगा रही है हमारे ऊपर, जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस जो प्रेशर लगा रही है हमारे ऊपर, दैट इज 1 एटीएम प्रेशर। वो क्या होता है? 1 एटीएम प्रेशर। अब 1 एटीएम प्रेशर किसके इक्वल होता है? देखो, तो पास्कल में अगर देखोगे तो वो किसके इक्वल होता है? 101325 पास्कल। पास्कल में देखोगे तो किसके इक्वल? 1 एटीएम इक्वल्स टू 101325 पास्कल। ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे ऊपर लगा रही हैं इस वक्त, 101325 पास्कल, 1 एटीएम। ओके, ये तो हो गया इसकी फॉर्म में, पास्कल की फॉर्म में। एक होता है बार की फॉर्म में भी। बार की फॉर्म में होता है 1.01325 बार। बार भी प्रेशर के यूनिट होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक एटीएम, बार भी प्रेशर के यूनिट होते हैं। तो बार की फॉर्म में 1 एटीएम और बार का रिलेशन हो जाता है 1.010। मतलब अगर बार और पास्कल का तुम्हें रिलेशन बताऊं, ये थोड़ा सा लिख लिया, इतना सा थोड़ा सा मिटा दो। 10 टू द पावर 5। सर 1 हाँ। एटीएम में शायद 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो वही तो है भाई, क्या बोल दिया अरे तुमने। हाँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये 2 लाइनें मिटा दूं, तो लिखनी है अभी? चलो पूरा ही लिख लो, पूरा ही लिख लो एक बार, पूरा ही लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। पूरा ही लिख लो। सर इसमें बेसिक यूनिट कौन सी यूज होती है ज्यादातर? सबसे ज्यादा यूनिट जो यूज होती है दैट इज एटीएम और बार। एटीएम होती है वैसे सबसे ज्यादा, और एक और अभी 1-2 यूनिट और बताने वाले हैं, वो भी ज्यादा यूज होते हैं, तो वो बता देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, लिख लोगे तो हैंड रेस करके बता देना पूरा।
ठीक है सर? भाई आगे। हाँ हाँ बोलो। सर नेक्स्ट चैप्टर के सर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे? हाँ क्योंकि प्लानर के हिसाब से तो वही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है भाई, तो अब देखें तो बार और पास्कल में क्या रिलेशन आ गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 bar = 10⁵ पास्कल, 1 bar = 10⁵ पास्कल। ठीक है। अब इसमें एक और यूनिट होते हैं, वो क्या होते हैं मैं बताता हूँ। 1 atm = 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। मर्करी का सिंबल क्या होता है, Hg। देखो ये यूनिट तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, ये यूनिट किस टाइप की यूनिट है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बट गैसीय स्टेट वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें मैं एक पढ़ाऊंगा तुम्हें बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा। तो बैरोमीटर क्या होता है, जिसका हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो बैरोमीटर में जब हम देखते हैं ना, बैरोमीटर में जब मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो बैरोमीटर में हम मरकरी यूज करते हैं। तो वो उस मरकरी की बेसिकली एक हाइट आती है, ये वो हाइट है मरकरी की। जो बैरोमीटर में कॉलम होता है जिसकी कुछ हाइट होती है, ये वो हाइट है जिस हाइट पे जाके, मतलब इतनी हाइट अगर होगी मरकरी की तो हमें 1 atm प्रेशर देखने को मिलता है। ये प्रॉपरली अभी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट जब हम पढ़ेंगे डिटेल में गैसीय स्टेट वाले चैप्टर में बैरोमीटर के बारे में, तब अच्छे से समझ आएगा। अभी जस्ट तुम इस चीज को रट्टा मार लो कि 1 atm = 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इस चीज को अभी रट्टा मार लो कि 1 atm = 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है। अगर इसको और तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 1 atm = सेंटीमीटर की जगह mm ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 760 mm ऑफ मर्करी। तो ये सेंटीमीटर ऑफ मर्करी या ऑफ मर्करी, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है एज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। काफी ज्यादा यूज होता है ये भी, और इनका रिलेशन तुम्हें एटीएम के साथ पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट यूनिट बचा है विच इज टोर। टोर का रिलेशन तुम इसके साथ देख लो। 1 mm ऑफ एच मर्करी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 टोर के इक्वल, TOR। ये टोर भी एक प्रेशर के यूनिट है। ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते बट कभी कभार यूज हो जाते हैं, तो पता होना चाहिए। 1 mm ऑफ Hg किसके इक्वल होता है, 1 टोर के इक्वल होता है। ठीक है। 1 mm ऑफ Hg = 1 टोर। तो ऑब्वियसली मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 atm = 760 टोर। 1 atm = क्या बोल सकता हूँ, 760 टोर। तो ये भी एक प्रेशर का यूनिट है। तो कौन कौन से यूनिट हो गए, टोर हो गया, सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हो गया, एटीएम हो गया, बार हो गया, पास्कल हो गया। ठीक है। ये सब यूनिट है प्रेशर के। समझ गया, समझ में आ गया सबको, बोलो भाई, क्लियर हो गया सबको। यस सर। ठीक है। इस यूनिट कन्वर्जन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा अगर वो तुम्हें घुमाएगा तो यूनिट कन्वर्जन में ही घुमाएगा। ठीक है। यूनिट वो कुछ और दे देगा, तुम्हें किसी और में कन्वर्ट करने होंगे, तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन में काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कर लेते हैं, एक यूनिट कन्वर्जन, कन्वर्ट कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी 50 mm ऑफ मर्करी इसमें लिख लेते हैं 100 पास्कल, 1 बार भी लिखें, 5 बार लिख लेते हैं, 5 बार इंटू एटीएम। इन सभी क्वांटिटीज को एटीएम में कन्वर्ट करना है कि एटीएम में इनकी क्या वैल्यू आएगी। अगर मान लो प्रेशर 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी है तो एटीएम में निकाल दो कितना होगा, 50 mm ऑफ मर्करी है तो एटीएम में निकाल दो कितना होगा, 100 पास्कल है तो एटीएम में निकाल दो कितना होगा, 5 बार है तो एटीएम में निकाल दो कितना होगा। ठीक है। तो इन सब की वैल्यूज एटीएम में निकालो, करो इसको जल्दी से। हो जाए तो बता देना हैंड रेस करके।
हाँ सर बोल रहे सर। हो गया सबका? हाँ बोल दो आंसर। सर 0.76 ATM। ओके नेक्स्ट वन। सर 15.2। ओके और पास्कल वाला? सर सर 1013.25। अच्छा बार? और सर 50 की पावर 5। ओके चलो वन बाय वन देखते हैं एक बार सारे। देखो 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी को एटीएम में कन्वर्ट करना है तो हमें एटीएम और मर्करी इसका रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 एटीएम इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो 1 एटीएम इसके इक्वल होता है। तो अगर इसको मैं एटीएम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा, 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 76 से। 10 को डिवाइड करूंगा अगर 76 को, तभी तो ये एटीएम में कन्वर्ट होगी। तो 10 डिवाइड बाय अगर 76 कर दोगे तो वो बस बेसिकली एटीएम में आ गया। ठीक है, अब करते रहना इसको डिवाइड, वो तो तुम्हारी मर्जी। बिकॉज 1 एटीएम इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर मर्करी, तो इस 10 सेंटीमीटर मर्करी को 76 से डिवाइड करो तो एटीएम में कन्वर्ट हो गया। सिंपल। बाकी वो कैलकुलेशन कर लेना। तो ये तो हो गया पहला। सेकंड वाला अगर 0.13। हाँ 0.13 आ जाएगा। 0.13। सेकंड वाला देखिए 50 mm ऑफ मर्करी, तो इसमें भी एटीएम और इसमें तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए। वैसे 760 mm ऑफ मर्करी, तो ऑब्वियसली 0.01। क्या हो जाएगा, 50/760 करना पड़ेगा इस बार। तो ये एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 डिवाइड बाय 760 करोगे, ये आ जाएगा 0.065। 0.06। यस सर। वेरी गुड। थर्ड वाला 100 पास्कल, तो 1 एटीएम इक्वल्स टू हाउ मच पास्कल, 101325 पास्कल। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म से 101325। तो ये आ जाएगा 9.86 into 10 की पावर -4। हाँ 9.86। हाँ सही है बिल्कुल। इंटू 10⁻⁴ into 10 की पावर -4 -4 या 4। हाँ 4। ये आ जाएगा एटीएम। ठीक है भाई, ओके। अब बचा लास्ट वाला, 5 बार को कन्वर्ट करना है एटीएम में। तो 1 एटीएम इक्वल्स टू हाउ मच बार, 1.101325। सेम वही करो, 5 को डिवाइड कर दो 1.01325 से, तो ये आ जाएगा एटीएम। समझ गए? 4.93। मैंने तो रैंडमली लिया था इसलिए ये मैंने तो सब वैल्यूज रैंडमली ली थी, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इस टाइप की आ रही है। बट एग्जाम में वो इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं देगा तुम्हें, थोड़ा सा देगा जो सॉल्व हो जाए आसानी से। ठीक है, ओके। क्लियर हो गया? इसमें कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। यस नेक्स्ट लास्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी, फोर्थ वन, which is temperature. टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कोई बताना चाहेगा टेम्परेचर क्या होता है? एनीबॉडी जो बताना चाहता है टेम्परेचर क्या होता है अभी? वेदर ऑफ पर्टिकुलर क्या क्या? सर सर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी possessed in a body। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी possessed in the body। ठीक है। देखो जो भी कॉन्सेप्ट है तुम्हारे माइंड में टेम्परेचर के बारे में, कहीं ना कहीं वो सबके सब गलत है। ठीक है, टेम्परेचर एक्चुअल में क्या है अभी मैं तुम्हें बता भी नहीं पाऊंगा। फिजिक्स में मैं बता दूं। क्या 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 बोल रहे हो बताओ? सर एक टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, तो हम ये कह सकते हैं एक केल्विन फ्रैक्शन होता है 1/273 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, इस तरह से डिफाइन कर रहे हो। चलो वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया डिफाइन करने का। पर सिंपल से देखो सुनो, फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री में भी आएगा फिजिक्स में भी आएगा। उसमें हीट के बारे में ये सब बातें होंगी जो कि केमिस्ट्री में भी होंगी बट फिजिक्स में ज्यादा होंगी।
तो इसमें एक्चुअल में तुम्हें एक्चुअल मीनिंग समझ आएगा टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर है क्या, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे समझ आएगा। वैसे नॉर्मली बोलना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि जितनी डिग्री ऑफ हॉटनेस जिस बॉडी में जितनी प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तो नॉर्मली हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, बट एक्चुअल में तुम यहाँ पे सीखोगे इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको नॉर्मली मान के चलेंगे कि वही डिग्री ऑफ हॉटनेस बताता है, ठीक है। गैसेस की टर्म्स में तुम ऐसा मान लो, गैसेस की टर्म्स में तुम ऐसा मान लो, फॉल्टनेस के फॉल्टनेस हॉटनेस, हॉटनेस, HOT, हॉटनेस। hotness and coolness both. हाँ वो दोनों ही मान लो, हॉटनेस कम मतलब कोल्डनेस, और क्या, ठीक है। तो अब देखो टेम्परेचर अगर गैसेस की टर्म्स में मैं देखूं तो टेम्परेचर का सिंपल सा सिग्निफिकेंस है विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। मतलब अगर किसी कंटेनर में कोई गैस पड़ी है और उस गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है गैस मॉलिक्यूल्स की, तो मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। मतलब गैसेस के पर्सपेक्टिव में हम टेम्परेचर को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से। मतलब टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है, इन टर्म्स ऑफ गैसेस मैं बोल रहा हूँ, टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका काम है काइनेटिक एनर्जी के बारे में आइडिया देना कि किसी मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा है कितनी कम है। दिस इज द मेन थिंग। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ mv² होती है, इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है ना। अब इसमें 1/2 और m तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मास थोड़ी चेंज होता है। मेन क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो टेम्परेचर में क्या बोल सकता हूँ, टेम्परेचर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के, v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सीधा रिलेशन इसका वेलोसिटी के साथ हो गया। तो टेम्परेचर अगर किसी गैस का बढ़ाऊंगा तो बेसिकली उस गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब वो गैस की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और तेजी से वो इधर उधर रैंडम मोशन करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू गैसेस अगर हम बोले, और जितना हमें इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है। इससे ज्यादा हम बातचीत इस चैप्टर में इसकी नहीं करेंगे, और जब थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर आएगा तो तुम डिटेल में इसके बारे में बातचीत करोगे, ठीक है। मेनली तो इसका हमें मीनिंग भी क्या देखना था, इसके यूनिट्स के बारे में बात करनी थी, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली 3 टाइप के स्केल होते हैं हमारे पास टेम्परेचर के, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। कौन कौन से, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो, और एक लास्ट स्केल होता है कौन सा, केल्विन वाला, केल्विन स्केल। 3 तरीके के स्केल में इसको टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तीनों का रिलेशन मैं एक बार बता देता हूँ तुम्हें कैसे डिफाइन करोगे। देखो सिंपल सा रिलेशन देखो, डिग्री सेंटीग्रेड -0 अपॉन 100 -0। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं तुमसे पूछूं तो कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, बताना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री 0 डिग्री। डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री। तो यहाँ पे ये मैंने टर्म रखी है, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मैंने क्या किया है, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखना, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो 32 होता है। फ़ारेनहाइट ये याद रख लेना, फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 32 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212। तो 212 माइनस 32, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी मैंने की, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, नीचे बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, लास्ट बचा केल्विन। तो केल्विन में जो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 100, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो हर एक में, तो इस तरह से ये तीनों के बीच में एक रिलेशन आ गई। अब तुम किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी यूनिट को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, पहले सुन लो फिर डाउट पूछना, एक बार पूरा सुन लो फिर लास्ट में डाउट पूछना। मेरे पास टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो मैं सिंपल सा इन दोनों के बीच में ये रिलेशन उठाऊंगा, डिग्री सेल्सियस -0 तो कुछ भी नहीं होगा, 100 -0 100 ही हो जाएगा,
डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 212। 100 की जगह 273 आना चाहिए। जी सर वही मैं कह रहा था। अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है, ओके, वो फ्लो में लिखा गया, ओके, कोई बात नहीं, ये 273 होगा, बिल्कुल सही। तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये नीचे आ जाएगा 180, इसको 212 -32 करेंगे तो क्या आ जाएगा 180। तो सिंपली अब तुम्हें डिग्री सेल्सियस पता है 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी जगह 40 रखो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कितना, ठीक है। और सेम अगर मान लो मैं केल्विन और डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहता हूँ, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन 273 माइनस 373 माइनस 273 करूंगा तो 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो केल्विन किसकी इक्वल आ गया, डिग्री सेल्सियस अपॉन 273। तो अगर मेरे को डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पता है, मेरे को केल्विन में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट 273 ऐड करना पड़ेगा। केल्विन में निकाल के क्या करना पड़ेगा, माइक ऑफ रखो अपना सब लोग, माइक किसका ऑन है भी ऑफ रखो। हाँ, तो अगर मेरे को केल्विन में सॉरी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पता है तो उसमें 273 ऐड करूंगा तो केल्विन में निकल जाएगा। और उल्टा अगर मान लो केल्विन में पता है डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हैं तो 273 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा रिलेशन हम इन सब में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी में आते हैं, फ़ारेनहाइट में कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, मतलब 99% क्वेश्चंस केल्विन और डिग्री सेल्सियस में आते हैं, फ़ारेनहाइट में तो मैंने तो देखा नहीं है, कभी कभी कभार आ सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, गॉट इट, यस सर। ठीक है। इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर ले, इसमें ये मिटा दो। यस सर। क्वेश्चन है, at what temperature on degree centigrade scale the value of degree Celsius and degree Fahrenheit are equal। बोल रहा है किस टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड स्केल -43 है क्या सर? कैलकुलेट कर लो, -43 कहाँ से बोल रहे हो, जब क्वेश्चन दिया तो सॉल्व करो ना। पीछे का अगर तुम्हें कुछ याद भी है, मान लो कहीं कहीं से सुना भी हुआ है, तब भी कोई लॉजिक नहीं आंसर देने का, सॉल्व करो इसको सॉल्व करके आंसर निकालो। किस टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉल्व हो जाए तो बता देना। सर सर -40 डिग्री सेल्सियस। या -40 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो कैसे करा होगा भाई, ये रिलेशन यूज किया होगा, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 यस सर। इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। तो मैंने क्या किया, दोनों सेम ही तो है, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम रखने हैं, तो दोनों को सेम रख के मैंने एक्स रख दिया, तो मैंने दोनों की जगह एक्स पुट कर दिया, तो एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस, क्योंकि दोनों सेम ही तो रखने हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई -40, तो -40 इज द राइट आंसर। समझ गए, बोलो भी समझ में आ गया यस क्वेश्चन, सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, लिख लो यहाँ तक, फिर टाइम वैसे ऑलमोस्ट हो गया है, जाते जाते एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
जाते जाते ना एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट the volume of a gaseous mixture. Calculate the volume of a gaseous mixture containing 14 gram nitrogen, and 22 gram CO2. बताओ, जितनी जल्दी हो सकता है कर लो इस क्वेश्चन को। गैसियस मिक्सचर में जिसमें दो गैसेस है, एक नाइट्रोजन है एक CO2 है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है 20 ग्राम CO2। बताओ वॉल्यूम कितना होगा गैसियस में एट STP। यहाँ पे एट STP भी लिख लो, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नए बच्चों को ये नहीं आएगा अभी, तो नए बच्चे पहले पुराने लेक्चर्स देख लें तभी। 22.4 लीटर। या वेरी गुड, 22.4 लीटर इज द राइट आंसर। सबका आ रहा है 22.4 लीटर? यस सर। सिंपल सा था, देखो हमें क्या करना था। अगर मैं नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करूं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास नाइट्रोजन का 28, तो कितना आ जाएगा 0.5 मोल। सेम मोल्स ऑफ अगर मैं CO2 निकालूंगा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 44, ये भी कितना आ जाएगा 0.5। तो टोटल मोल्स अगर मैं देखूं तो सिंपली कितना आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा 1। तो गैस का मोल तो एक ही आया ना। अब मैंने क्या लिखाया था मोल की डेफिनेशन, जो मैंने वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट जो मैंने मोल की डेफिनेशन दिखाई थी, मैंने क्या बोला था, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 22.4 लीटर। 22 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। मतलब एनी गैस, उसमें गैस मैटर नहीं करती, चाहे नाइट्रोजन हो, CO2 हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस हो, 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। तो यहाँ पे भी एक ही मोल आया, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर्स एट STP। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है भाई, ओके भाई, चलो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। होमवर्क अगर करना है तो कर लेना। 1 to 24 तक किए थे, वहां पे टोटल क्वेश्चंस है कितने, एक सेकंड मेरे को चेक करने दो। कुछ क्वेश्चन अभी नहीं होंगे तुमसे। टोटल तो 60 है। 48 सर, है। आप पूरी शीट ही डाल देना। शीट तो पूरी मैं सॉरी, शीट तो पूरी मैं उसमें डाल दूंगा ग्रुप में। होमवर्क जो है वो तुम्हारा होगा क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 24 टू 48 तक ही कर लो। चलो 48, मतलब टोटल पूरा ही पार्ट 2 हो गया। बस इसमें ध्यान रखना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे आइडियल गैस से रिलेटेड, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड। वो क्वेश्चन छोड़ देना कि वो अभी टॉपिक हमारा बचा हुआ है। ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक है, वो बचा हुआ है। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ये स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 24 टू 28। ये ICT जो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है सर, इसमें में आप पूरा मोल कंप्लीट कर दोगे? नहीं नहीं अलग से नहीं लोगे? नहीं नहीं, मोल कंसेप्ट चैप्टर अलग है अपना, मोल कंसेप्ट चैप्टर बिल्कुल अलग है। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है जो हमने, वैसे ये चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे भी, तुम्हें दिखेगा नहीं NCERT वगैरह में। ये तो हमने खुद से बना रखा है जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट की, तुम्हें बेसिक्स चीजें क्लियर हो जाए, मोल क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर करने के लिए इस चैप्टर को डिजाइन किया गया है। ठीक है, बाकी मोल कंसेप्ट चैप्टर अलग से आएगा। ठीक है, हाँ उसमें बस मोल कंसेप्ट चैप्टर में हम ये जो बेसिक चीजें यहाँ पे पढ़ चुके हैं वो हम वहां पे नहीं पढ़ेंगे, वहां पे एक्स्ट्रा चीजें कवर करना स्टार्ट करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी। सर इसमें अब क्या और रह गया है ITC में? ITC ऑलमोस्ट खत्म ही अपना, बस थोड़ा सा रह गया, आधे घंटे का रह गया बस, बाकी ऑलमोस्ट खत्म है ये। ठीक है, सर अगले लेक्चर में हो जाएगा। आराम से पहले ही हो जाए, आधे घंटे में हो जाएगा अगले लेक्चर के। सर उसके बाद सर आप DPP दिया करेंगे सॉल्व करने के लिए?
हाँ पहले शीट फिनिश करेंगे ये वाली, फिर डीपीपी भी करते रहेंगे साथ साथ में, सॉल्व डीपीपी भी। ठीक है, यार ओके सर। ओके चलो ठीक है भाई, आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय। गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।